बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमडीकैट नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एमडीकैट में ये टॉपिक शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। हमने नम्स की भी तैयारी करनी है, हमने ईटा की भी तैयारी करनी है, हमने सारी एज इट इज जो है वो हमने तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है अभी तक आपने रिव्यू ले लिया होगा, मैंने जो लिखा भी हुआ है पता भी लग गया होगा क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वर्ड आपके सामने न्यूक्लिक एसिड आता है। इस न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? एसिड का मतलब एसिड से तो है, लेकिन क्या है? क्या कह रही हैं आप? नहीं, ये नहीं है मेरा पुत्र। अब ये मैं बताता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, सबसे पूछता हूं बारी बारी। ठीक है, आपसे भी इंशाल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर याद रखिएगा सबसे पहला साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 के अंदर। पीटीबी बुक पेज नंबर 30, सेकेंड ईयर की बुक आपके पास आ जाएगी। चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए, केमिकल नेचर, टॉपिक का नेम है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, पेज नंबर 129। इसकी पिक आपके सामने आ रही होगी। 129 पे भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 30 पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के अंदर बातें सेम ही लिखी हुई हैं। बताने का ये मकसद नहीं है कि, मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि किस जगह से कौन कौन चीजें पढ़ रहे हैं हम। फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या इसको सबसे पहले इसको देखा था, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। किसमें देखा था उन्होंने? सबसे पहले उसको देखा था पस सेल्स। पस सेल्स पीपनुमा होते हैं ना, वहां पर उसने उसका नेचर देखा तो वो एसिडिक था सेल के न्यूक्लियाई के अंदर। सो उस वजह से उसे नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। पहले इसकी वजह ये। दूसरी एक बात सेकेंड ईयर में लिखी गई है, उन्होंने कलेक्ट किया था, दैट इज फ्रॉम द फिश स्पर्म। फिश स्पर्म के अंदर भी देखा तो स्पर्म के अंदर उनके जो सेंटर में न्यूक्लियस था उसको देखा तो पता लगा उससे कि जो फिश का स्पर्म था वो भी, उसके जो न्यूक्लियस था वो एसिडिक फॉर्म में था। सो दैट्स व्हाई उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। अब फ्रेडरिक मिक्सचर ने इससे न्यूक्लिक एसिड नाम तो दे दिया। अब हम बात करते हैं, यहां पर उसने न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो चीजों का कंपोनेंट है, डीएनए और आरएनए। तो मैंने आपके सामने डीएनए बनाया हुआ है और आरएनए में सिंगल स्टैंड बना देता हूं, दैट इज आरएनए। ठीक है, अब डिफरेंसेस ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, बाज़ बच्चों को कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखें तो यहां पर डीएनए है। डीएनए के अंदर आप याद रखिएगा शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। पहले वर्ड तो आपने याद रखना है, इसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस वन इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोज है और इसमें कौन सी है? राइबोज है। नंबर 1 आपने ये ऐड कर लिया। नंबर 2, डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, एडिनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन। जबकि इसके अंदर एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, लेकिन थायमीन की जगह यूरासिल, ये नाइट्रोजिनस बेसिस यहां पर भी हमारे पास हैं। ठीक है, कितनी बेसिस होगी? देयर आर द 4 नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, डीएनए अगर देखते हैं तो इसमें आपको कहां कहां पे नजर आता है? क्रोमोसोम के अंदर नजर आएगा, न्यूक्लियाई रीजन में नजर आएगा, न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियर ऑफ द सेल आपने कह दिया। फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, फिर यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया जब टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ, इसका मैं लिंक दे दूंगा, वो मैंने ओल्ड टॉपिक इसका सेल बायोलॉजी का है,
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जबकि जो आरएनए जो है ये होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, फिर कहता हूं न्यूक्लियस का ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने अलग एमडी कैट का दिया हुआ है, उसमें आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे, वो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। और न्यूक्लियोलस के अलावा हमारे पास जो रीजन है साइटोसोल, साइटोसोल के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, और सम अदर पार्ट ऑफ द सेल्स के अंदर भी मौजूद है। और ऑर्गेनेलिस की बात करें, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज राइबोसोम्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, आरएनए जो है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि ये जो हैं दीज आर द, आपको मैंने नाम से पता है, दीज आर द डबल स्ट्रैंडेड। खैर इतने डिफरेंसेस यहां तक बहुत हैं, इसमें आगे जाके और डिटेल भी पढ़ेंगे। यहां पर आपके पास सामने जो एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग ही आई थी, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स जो हैं दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड दीज वन इज अ सिंगल रिंग। सिंगल रिंग की बात करें, साइटोसिन, थायामीन, ठीक है, यूरासिल बी और एडिनिन और गवानीन जो है ये डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर आपने याद रखना है, इसके स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहे हैं। एडिनिन और गवानीन के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उनकी पोजीशन भी आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन नम्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका मैं जो क्लिक है ये भी मैंने बता दिया हुआ है, और टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर भी जाके आगे जाके बताता हूँ वो क्या क्या चीजें इसमें से ऐड करनी है। एक तो आपने ये चीज ऐड कर ली, बताएं जरा इन दोनों में से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है जी। याद रखिएगा प्यूरीन्स का जो है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनका कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसके अलावा देखा जाए तो प्यूरीन का अगर इसकी करवाई जाए कैटाबोलिज्म तो उससे तैयार होता है यूरिया, जबकि पायरामिडीन की अंदर तैयार किया जाए तो इसमें बीटा अमाइनो एसिड, अमोनिया और इसके अंदर प्रोडक्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैटाबोलिज्म प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं यहां पर। कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आपके सामने मैं शो करवा दी हैं। प्यूरीन्स का कैसा होता है और पायरामिडीन्स क्या होता है, डबल रिंग क्या होती है और सिंगल रिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर आपको दो चीजें नजर आती हैं, बी प्लस पी, बेस प्लस पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक्स इन नेचर। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है राइबोस प्लस एंड डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो ये भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस हम फास्फोरिक एसिड का डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, वो फार्मूला है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये होते हैं एसिडिक, और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं इट इज फॉर्म बाय द फास्फोरिलेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की इसकी फास्फोरिलेशन से न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब आपके पास डिफरेंट बन गए हैं, डीएनए, आरएनए, प्यूरीन्स, पायरामिडीन्स, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, दीज आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, किस चीज से इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द नम्स। नम्स के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डीऑक्सीराइबोस की बात कर ली यहां पर, और यहां पर आपने न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं,
डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट 4 न्यूक्लियोटाइड, और डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यूरिडीन हमेशा से लिख ले क्योंकि ये डीएनए के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो डीएनए में थायमीन होती है, यूरासिल नहीं होती, तो इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। फिर आपने एक बात याद रखनी है, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली तो हैं, लेकिन यहां पर आपने डाइपेप्टाइड और एनएडी एक एग्जांपल पूछ लेती है, दैट इज अ कोएंजाइम भी है, इट इज अ कोएंजाइम, प्ले एंड वाइटर रोल इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ये मैं डीएनए के अंदर बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोएंजाइम के तौर पर, ये इसकी बुक के अंदर एग्जांपल लिखी गई थी, तो इस वजह से मैंने 31 पेज से मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। एनएडी जो बेसिकली जो एक कोएंजाइम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने कुछ बताया था रिगार्डिंग एरविन चारगोफ, जो था एरविन चारगोफ को 1951 के अंदर, इसको हम जरा जी 1951 के अंदर एरविन चारगोफ था, ही डिटरमाइंड द रेशियोज बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस, किन किन के दरमियान, जिस तरह ATGC, जिस तरह AT और GC के दरमियान है 1:1 को उसने कहा था। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन ये है कि अगर एडिनिन 30% है तो ग्वानिन कितने परसेंट होगी, बताएं जरा, शाबाश जी। तो याद रखिएगा 30% है, 30% का मतलब है कि थायमीन भी 60, तो ग्वानिन इसमें कितने परसेंट हो जाएगी, 20%, यानी 30% ये, 30% पीछे 40%, बाकी जो दो बच गए वो 20% आ जाएगा। इस तरह अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछता है कि एडिनिन 50 है तो ग्वानिन साइटोसिन फिर कितनी होगी, तो फिर आपने कहना है 0%। कैसे, 50 और 50 100% का तब तो 0 में कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद म्यूरेसी विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने एक मेथड बताया था, दैट वन इज अ एक्सरेज डाइफ्रैक्शन। ये इट इज अ मेन लेजेंड ऑफ डीएनए सैंपलिंग के अंदर, जो मेन डीएनए के अंदर जो रोल है या डीएनए को डिस्कवर करने के अंदर जिसका रोल है, उसमें 2 साइंटिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें म्यूरेसी विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है, दोनों ही आपस में गहरे दोस्त थे। अब ये नहीं बताऊंगा लड़का कौन है लड़की कौन है, हमने लड़का लड़की तो नहीं देखने, हमने खैर इसमें से चीज जो नोट करनी है, हमें कॉन्सेप्ट की बात जो हमने कलेक्ट करनी है, हमने तो वही लेनी है, ताकि हम ये भी देख लेते हैं यार ये हिस्सा कट ऑफ हो जाएगा, समझ नहीं आएगा बच्चों को क्या लिखा हुआ है। तो ये फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन नाम से आपको क्या लग रहा है, बड़ी फ्रैंक थी ये, ठीक है। और अच्छा, फ्रैंकलिन ने आगे काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी। अब हम बात करते हैं वॉटसन और क्रिक। 1953 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की और इसने बेसिस वही बताई, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, ATGC। तो ये आपने याद रखना है, AT के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइड से ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडिनिन के ऊपर भी चार्जेस हैं, ये जरा क्वेश्चन आपके ऊपर ये है कि इनके ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं, एडिनिन के ऊपर और ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन के ऊपर, ये जरा मुझे आप बताइएगा। ना पता लगे तो मैं आपको इसमें बताऊंगा। बॉन्ड्स में हमने वही बात कर ली, यहां पर जो मौजूद है वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसका जो एक एंगस्ट्रम जो होता है जिसमें हम कहते हैं 0.34, खैर इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके
डिस्कस करता हूं कि वॉटसन और क्रिक मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेनेशन इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिस हैं, उसकी जो ऊपर बैकबोन है वो फास्फेट और शुगर की बनी हुई है। मसलन ये वाली जो है ना, मैं यहां से समझा देता हूं, ये जो उसकी फास्फेट शुगर, तो इसकी बैकबोन जो आ जाती है, तो फास्फेट और शुगर यहां पे दरमियान में ए और टी, जी और सी के दरमियान में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह करके आपके पास सारे के सारे वो चीजें जहां पर बन जाती हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर रिगार्डिंग अभी नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट था। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो इसके पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वॉटसन और क्रिक प्लस टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस करके इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो आप मुझे बताएंगे कौन सा रखें, बायोएनर्जेटिक्स रखें या हम एंजाइम रखें। एंजाइम इजी है, बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसके एक एक मिनी बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।